हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ प्रिंस सिविल सर्विसेज। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ यूपीएससी इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का डिटेल एनालिसिस, जिसमें हमने अब तक 2011 एंड 2012 के पेपर का डिस्कशन कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे 2013 के पेपर को। इससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, 16 अप्रैल को प्रिंस सिविल सर्विस के लिए आपको स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट मिल रहा है ऑनलाइन, और आप इसका प्रॉफिट ले सकते हैं और इस सिविल सर्विस जैसी प्रेस्टिजियस एग्जाम की प्रिपरेशन में ये आपको हेल्पफुल हो सकता है। अब चलते हैं हमारे इस मॉड्यूल के ऊपर, जिसमें हमको डिस्कस करना है 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि इकोनॉमी का सेक्शन से है। पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मीनिंग क्या होता है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में मोर और लेस आज भी मोर देन 40% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। और अगर रूरल एरिया की बात करें तो रूरल इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 60 to 70% पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रही है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की फैमिली में लोग ज़्यादा हैं, उनके पास में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है। उस केस में क्या होता है कि उस छोटे से लैंड एरिया के अंदर वो कल्टीवेशन का काम करते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि वो काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअली में उनकी प्रोडक्टिविटी, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, वो जीरो हो जाती है। तो दैट इसका मीनिंग क्या होगा, इंडिया के अंदर जो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, स्पेशली इन रूरल एरिया जहां पर ये एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलता है। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर लेबर या फिर वर्कर लग रहा है कि वो काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो जो काम कर रहा है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है। अभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि कोई भी पर्टिकुलर लेबर है, भाई अगर हम किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें तो वहां पर इनपुट से होगा आउटपुट। दैट मीन्स ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उस सेंस के अंदर हम कहें तो पहले जो हम इनपुट डालेंगे वो है इनपुट कन्वर्ट हो जाएगा आउटपुट में। वो इनपुट किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो रॉ मटेरियल हो सकता है वो एज ए लेबर हो। यहां पर हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो यहां पर हम बात करेंगे लेबर की। तो लेबर के केस में क्या होगा, जब हम एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहां पर 100 लेबर वर्क कर रहे हैं, हमने क्या किया, एक लेबर एक्स्ट्रा ऐड किया, लेकिन इन 100 वर्कर के द्वारा जो आउटपुट आ रहा है मान लेते हैं वो है 100 यूनिट। अब इस केस में अगर हमने कोई एडिशनल लेबर ऐड किया तो आउटपुट इंक्रीज होना चाहिए, अगर उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है तो। बट अगर हम बात करें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन की, जहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब एडिशनल अगर हमने ऐड किया तो उस केस में भी जो प्रोडक्शन है टोटल ये सेम रहेगा, यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो रहेगी। एडिशनल हमने लेबर ऐड किया लेकिन अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इस तरीके की जब सिचुएशन होगी तो उस केस में हम कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, और इसी टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज गोइंग टू बी जीरो। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि इंडिया के हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कौन कौन सी यूनिट को हम इंक्लूड करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से मीनिंग क्या होगा कि इंडिया को अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फॉरेन ट्रेड करना है उस केस के अंदर, या फिर आईएमएफ के अंदर उसको प्रेजेंस अपनी शो करनी है, तो उस केस के अंदर इंडिया के पास में क्या क्या ऑप्शन है, किस तरीके से इंडिया इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल वे के अंदर ट्रेड कर सकता है। तो वहां पर क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा जो फॉरेन करेंसीज है कौन कौन सी, डॉलर, येन,
पाउंड स्टर्लिंग, यूरो और रेमनबी, ये 5 करेंसी है। इसके अलावा गोल्ड रिजर्व और एक सबसे इंपॉर्टेंट एसडीआर, और एक आएगा आईएमएफ के अंदर आता है रिवर्स ट्रांस मैकेनिज्म। रिवर्स ट्रांस मैकेनिज्म में क्या होगा, ये हम चलिए पहले हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर जो रिवर्स पोजीशन या फिर रिवर्स ट्रांस पोजीशन है, ये किसी भी कंट्री का आईएमएफ में कितना परसेंट कोटा है उसके अकॉर्डिंग उस कंट्री की उसके पास में करेंसी होती है। उस करेंसी का, फॉरेन करेंसी का वो यूज कर सकता है कंट्री अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, अगर उसको रिक्वायरमेंट हो तो उस केस के अंदर टोटल 4 फॉरेन रिजर्व इंडिया के पास में होते हैं। वो कौन कौन से होंगे, फॉरेन करेंसी के फॉर्म में होंगे, गोल्ड के फॉर्म में होंगे, एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट के फॉर्म में होंगे, और रिवर्स। ये ध्यान रहे, ये जो एसडीआर है कोई करेंसी नहीं है, बस आईएमएफ के द्वारा प्रोवाइड किया गया काइंड ऑफ टोकन करेंसी इसको हम कह सकते हैं, लेकिन ये एज ए करेंसी वर्क नहीं करेगा, इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से 4 चीजें मिलकर अपना फॉरेन एक्सचेंज बनाती है। इस क्वेश्चन के अंदर चौथा नहीं दे रखा, ये 3 चीजें दे रखी है, सॉरी 3 चीजें दे रखी है, गोल्ड होल्डिंग, आरबीआई फॉरेन करेंसी एसेट, बॉन्ड होल्डिंग, और तीसरा है एसडीआर। ये तीनों चीजें मिलकर इसका आपको आंसर बताएगी। तो उस केस के अंदर आपका आ जाएगा फॉरेन करेंसी, ये ठीक है, बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है तो उस केस के अंदर मार्केट पर क्या इंपैक्ट होने वाला है। हमने 2011 का जब क्वेश्चन डिस्कस किया था, पेपर डिस्कस किया था, उस समय भी सेम ही क्वेश्चन था। वहां पर एक डिफरेंस था कि वहां पर बैंक रेट को डिक्रीज किया गया था। यहां पर क्वेश्चन क्या है, बैंक रेट को इंक्रीज किया जा रहा है। देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर उसके क्वेश्चन होते हैं। आपको आइडिया होना चाहिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसका एप्लीकेशन क्या होने वाला है। अगर आप चीजों को अप्लाई कर ले जाते हो तो उस केस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा किसी टर्म को। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैंक रेट दे रखा है, बैंक रेट को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, अगर आपको उन टॉपिक्स के ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है तो उस केस के अंदर आपके साथ में कोई इशू नहीं रहेगा उसको डील करने में। यहां पर हम बात करते हैं पहले बैंक रेट की। बैंक रेट का मीनिंग क्या होगा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, बैंक रेट क्या होता है कि आरबीआई जब बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है तो उस केस के अंदर एक इंटरेस्ट रेट बैंक आरबीआई को देते हैं, और यही इंटरेस्ट रेट क्या कहलाता है, बैंक रेट कहलाता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब बैंक आरबीआई को ये जो इंटरेस्ट रेट पे करते हैं और जो लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, ये विदाउट एनी कोलेटरल होता है। जब हमने कंपैरिजन किया था इसका रेपो रेट के साथ में, जो कि हमने कहा था शॉर्ट टर्म होगा रेपो रेट, और बैंक्स को आरबीआई के पास में कोलेटरल मनी रखना होगा, या फिर सॉरी कोलेटरल एज ए सिक्योरिटी रखना होगा, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकते हैं या फिर कोई और कुछ और चीजें हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, कोई जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यूज किया जाता है। तो उस केस में हम कह सकते हैं रेपो रेट के केस के अंदर बैंक्स को आरबीआई के पास में कोलेटरल के फॉर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखनी होगी, जो कि बैंक रेट के ऊपर, जो कि लॉन्ग टर्म लोन होता है, किसी भी टाइप का सिक्योरिटी नहीं रखना होगा। तो यहाँ पर बैंक रेट एक तरीके से विदाउट एनी कोलेटरल लॉन्ग टर्म लोन होगा जो आरबीआई बैंक्स को प्रोवाइड करवाता है। अब बात आती है बैंक रेट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के ऊपर। हमने कहा बैंक रेट इज ए काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट विच इज गिवन टू आरबीआई बाय द कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ऑन बिहाफ ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। अब देखिए, अगर किसी लोन का इंटरेस्ट रेट वेरी करता है, 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो उसको इंक्रीज किया जाए या फिर उसको डिक्रीज किया जाए। हमने डिस्कस किया था पहली बार डिक्रीज करने पर, अब हम दोनों डिस्कस करेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया किसी लोन का तो उस केस में हम देखेंगे कि वह लोन बैंक के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। और जब लोन कॉस्टली होगा तो उस केस के अंदर बैंक क्या करेंगे,
बैंक्स के लिए वो लोन क्या हो जाएगा, वो लोन हो जाएगा कॉस्टली। और जब बैंक्स के लिए कॉस्टली हो जाएगा वो लोन, तो आगे भी जब वो मार्केट के अंदर अगर लोन लेंड करने वाले हैं कस्टमर को, तो उस केस में वहां पर भी वो हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। और इस केस के अंदर जो कंज्यूमर है, जो हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर उनको लोन मिल रहा है, तो डेफिनेटली उस केस के अंदर वो क्या करेंगे, कम से कम लोन लेने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स अगर आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज करता है तो बैंक्स के लिए वो लोन कॉस्टली होगा, और फर्दर आगे भी वो लोन क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। तो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई या फिर लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसका अपोजिट होता है आपका डिक्रीज होने पर। अगर आरबीआई ने बैंक रेट को डिक्रीज कर दिया तो डेफिनेटली बैंक्स को जो मिलने वाला लोन है वो क्या हो जाएगा, चीप हो जाएगा। अगर बैंक्स को जो मिलने वाला लोन है वो चीप हो रहा है, तो डेफिनेटली आगे जब बैंक्स उसी लोन को कंज्यूमर तक देंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, उनके द्वारा जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो उस केस के अंदर जो कंज्यूमर है वो क्या करेंगे, उनको चीप लोन मिलेगा। और अगर ये कंडीशन आ जाती है, कंज्यूमर्स को अगर चीप लोन मिल रहा है, तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर मनी सप्लाई क्या होने वाला है, इंक्रीज हो जाएगा। तो मनी सप्लाई गोइंग टू बी इंक्रीज इन मार्केट। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन ये कहता है, अगर बैंक रेट इंक्रीज हो जाता है तो उस केस के अंदर मार्केट के अंदर क्या होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज होने वाला है। तो अब आप इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज होगा। और साथ में एक चीज हम और देखते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, जब आरबीआई इस तरीके से इंटरेस्ट रेट चेंज करता है, बैंक रेट की हो, रेपो रेट की हो, उस केस के अंदर दैट मीन्स आरबीआई का एक मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस होता है कि मार्केट में आरबीआई मनी इजीली प्रोवाइड करना चाहता है या फिर उसको टाइट करके रखना चाहता है। उसी के अकॉर्डिंग आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको दो टाइम के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। एक टर्म को हम कहेंगे इजी मनी पॉलिसी और दूसरे को हम कहेंगे टाइट मनी पॉलिसी। इजी मॉनेटरी पॉलिसी या इजी मनी पॉलिसी, दूसरा आ जाएगा आपका टाइट मनी पॉलिसी। तो पहले वाले केस में हमने देखा, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, मार्केट में इजीली मनी अवेलेबल होगा, तो उस केस में हम कहेंगे इजी मनी पॉलिसी। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, उसको हम कहेंगे टाइट मनी पॉलिसी। अब देखिए, अब ऑप्शंस की हम बात करें। पहला क्वेश्चन, इंटरेस्ट रेट, अगर बैंक रेट का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल, बिल्कुल नहीं। अगर बैंक रेट इंक्रीज हो गया, बैंक का इंटरेस्ट, तो उस केस के अंदर इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कॉमर्शियल बैंक। बैंक रेट इंक्रीज होने का मीनिंग ये नहीं होता है कि आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को लोन नहीं देगा। इसका सीधा सा मीनिंग ये होता है कि जो वो लोन प्रोवाइड कर रहा है बैंक्स को, वह लोन या तो उसका रेट इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, लेकिन डेफिनेटली लोन तो क्या हो रहा है, बैंक्स को मिल रहा है। तो उस केस में दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है, जो सेंट्रल बैंक है इजी मनी पॉलिसी, अभी हमने डिस्कस किया, अगर बैंक रेट या फिर इंटरेस्ट रेट कम होगा उस केस में तो इजी मनी पॉलिसी होगा, सॉरी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, टाइट मनी पॉलिसी। यहां पर क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस के अंदर आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, दैट इज टाइट मनी पॉलिसी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ये सब इसका एक्सप्लेनेशन आप पॉज करके देख लेना। और हाँ, एक चीज और, जब भी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे तो आरबीआई का काम है मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके इन्फ्लेशन को मैनेज करना, जो कि 2016 में स्पेसिफिक टारगेट दिया गया था आरबीआई को बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी उसके लिए पॉलिसी रेट का यूज करती है, दैट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई इन्फ्लेशन मैनेज करने के लिए। लेकिन फिर भी हम कहेंगे
मार्केट में मनी सप्लाई को मैनेज करके आरबीआई इन्फ्लेशन को कर्टेल करने की कोशिश करती है। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो मनी सप्लाई कम किया जाएगा, अगर इन्फ्लेशन कम है या फिर यूं कह सकते हो ग्रोथ रेट का डिमांड है तो मनी सप्लाई को क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। तो उस केस के अंदर हम कहेंगे अगर आरबीआई किसी भी कारण से बैंक रेट, रेपो रेट को इंक्रीज कर रहा है तो एक ही उसका उद्देश्य होगा, वो उद्देश्य है किसी न किसी तरीके से मार्केट के अंदर इन्फ्लेशनरी कंडीशन को रिड्यूस करना, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना। ठीक है, चलिए ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक टर्म आता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, और ये बेसिकली जब हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी की तो 1997 तक इंडिया के अंदर डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा रहा। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आया था FRBMA, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट इन 2003। वहां पर यह कहा गया गवर्नमेंट अगर एक्स्ट्रा बोरोइंग करता है, आरबीआई को अगर अलग से करेंसी प्रिंट करने के लिए कहता है तो उसके लिए WMA का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया गया था, और वहां पर रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करना था। तो उसके बाद से डेफिसिट फाइनेंसिंग कम हो गई है या फिर ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। लेकिन ये जो कंडीशन है डेफिसिट फाइनेंसिंग की, इसका मीनिंग समझते हैं हम। इसका मीनिंग क्या होगा, पहले हम डेफिसिट फाइनेंसिंग को एक्सप्लेन करते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मीनिंग होगा कि जब गवर्नमेंट को अपना स्पेंडिंग इंक्रीज करना होगा, अगर गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग इंक्रीज करना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर, इन दोनों का जो गैप होता है, गवर्नमेंट का इनकम क्या हो सकता है, जो रेवेन्यू है, कैपिटल है, और दूसरा एक्सपेंडिंग। तो उस केस में अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर नेगेटिव आए, दैट मींस इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, अब गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर ज्यादा अगर करना है तो उस केस में एक्स्ट्रा मनी की रिक्वायरमेंट है। वह एक्स्ट्रा मनी कहां से ला सकती है गवर्नमेंट, अलग अलग सोर्स है। हो सकता है पब्लिक से गवर्नमेंट क्या करे, सिक्योरिटी या फिर बॉन्ड इश्यू करके मनी बोरो करे, हो सकता है बैंक से मनी बोरो करे, हो सकता है जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आरबीआई से कहे कि आप इन सिक्योरिटीज के बिहाफ पर नए करेंसी नोट प्रिंट कर दीजिए। तो उस केस के अंदर अलग अलग मैकेनिज्म का यूज करके गवर्नमेंट के पास में पैसे आएंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, जैसे हम इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि जब भी बात की जाएगी इस डेफिसिट फाइनेंसिंग की या फिर पैसों को लेकर आने की, तो वहां पर उसको लाने का पर्पज क्या है, सबसे पहली चीज हम ये समझेंगे। और आगे एक और क्वेश्चन है, वहां पर दूसरी चीज हम समझेंगे कि कैसे डेफिसिट फाइनेंसिंग आपको इन्फ्लेशन की कंडीशन इंक्रीज कर देती है। देखिए क्वेश्चन एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का यूज क्यों किया जाता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का इंपैक्ट क्या होगा। एक टर्म से आपके यहां पर 2013 में 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो पहला हमको यह समझना है डेफिसिट फाइनेंसिंग का मीनिंग क्या है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या करता है, किसी भी तरीके से अगर उसका इनकम उसके एक्सपेंडिचर से कम हो रहा है तो अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए मार्केट से मनी बोरो करेगा या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बिहाफ पर आरबीआई को यह कहेगा कि आप हमें नया करेंसी प्रिंट करके दीजिए। लेकिन इनका पर्पज क्या है, सबसे पहली चीज ये है, पर्पज है इसका डेफिसिट फाइनेंसिंग का, गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी के थ्रू काम क्या क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी के थ्रू काम होगा कि गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी का यूज करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करे। अपना वेलफेयर स्टेट है इंडिया, तो वेलफेयर स्टेट के केस के अंदर क्या होगा, मैक्सिमम पीपल का मैक्सिमम वेलफेयर करे। तो उस केस में भी क्या होने वाला, आपका डेवलपमेंट होने वाला है। उसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल लेवल के और अपने लेवल को अगर अपलिफ्ट करना है तो एक्सपेंडिंग करना ही होगा। इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी को अगर मैनेज करना है तो स्पेंडिंग करना ही होगा। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि सिंगल गोल की हम बात करें तो सिंगल गोल होगा डेवलपमेंट लेकर आना। तो गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग करता है डेवलपमेंट के लिए। अगर डेवलपमेंट करना है तो स्पेंडिंग करना होगा, भले ही वह स्पेंडिंग उनके इनकम के थ्रू हो रहा हो या फिर बोरोइंग के थ्रू हो रहा हो। तो उस केस के अंदर आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद में चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग है, क्या है, किस तरफ से बोरिंग किया जाता है, कि क्या क्या इसके सोर्सेज है, वो आप इसमें चेक कर लेना। उसके बाद में अपन चलते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जो कि बैंक्स के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को दिए जाते हैं। इंडिया के अंदर हम बात करें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की, तो 1966 में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हो गया था 1969 में। उसके बाद में जो बैंकिंग कमेटी बनी थी उसने भी इसको रिकमेंड किया था कि आपको प्रायोरिटाइज करना होगा डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को और उनको लेंडिंग देना ही है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। पीएसएल का मीनिंग क्या होता है? पीएसएल की हम बात करें तो यहां पर जो बैंक्स हैं उन बैंक्स को कुछ टारगेट दिए गए हैं। वो टारगेट ये है कि सर्टेन सेक्शंस होंगे, उन सर्टेन सेक्शन को इन बैंक्स के द्वारा जो टोटल लोन, टोटल लेंडिंग दी जा रही है, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल लेंडिंग कहां पर जाएगी? इन पर्टिकुलर सेक्शंस के पास में। तो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ लेंडिंग इन सेक्शन के पास जाएगी, इसको हम कहेंगे प्रायोरिटी सेक्टर। मतलब इनको प्रायोरिटी देनी है, इतना परसेंट आपको लोन इन सेक्शंस को देना ही होगा, दैट इज नोन एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब दूसरी बात ये आती है कि क्यों प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की रिक्वायरमेंट रही। जैसा कि हम देखेंगे, जैसे 1947 के बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो बैंकिंग का हिस्ट्री अगर हम देखेंगे, जानेंगे, तो हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर बैंक प्राइवेटाइज थे, प्राइवेट सेक्टर के पास में बैंकिंग सिस्टम था। और यहां पर ये जो प्राइवेट सेक्टर थे, ये बैंकिंग जो सिस्टम था बेसिकली अर्बन एरिया में था। और इंडिया को 1947 के बाद में इंक्लूसिव ग्रोथ लेकर आना था, रूरल डेवलपमेंट को इंक्रीज करना था, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना था, पॉवर्टी को रिड्यूस करना था। इस तरीके के कई सारे मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट को अगर हमको कवर करना है, तो कोई भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो। अगर उस सेक्शन के पास में इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट होगा, तो उस केस के अंदर वो सेक्शन क्या होगा, आगे बढ़ेगा। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहिए वो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। अब ध्यान रहे, कोई भी सेक्शन, उस केस के अंदर गोल क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ लेकर आना, कंप्लीट इकोनॉमी को ग्रोथ करना, पूरी कंप्लीट इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, इंक्लूसिव प्रॉफिट होना चाहिए, सबका लाभ होना चाहिए, उस केस के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। तो उसके लिए जो सिस्टम है वो होगा कि सबको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले। और इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेटर सोर्स क्या है? बैंक के थ्रू लोन मिलना। यहां पर ही जो सेक्शन, जो सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड सेक्शन है, एग्रीकल्चर सेक्टर, मार्जिनल फार्मर स्पेशली इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और हम बात करें एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इन सेक्शन के अंदर हम देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा डिप्राइव रहते हैं, क्योंकि उनके पास में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जाके लोन ले सके। तो उस केस के अंदर अगर बैंक्स के पास में ऑप्शन है कि वो एक ऐसा सेक्शन उनके पास में लोन लेने के लिए हो जो कि अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा हो, इंडस्ट्री हो, बड़ा लार्ज इंडस्ट्री हो, दूसरा स्मॉल इंडस्ट्री हो, उतना ही लोन छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा। तो जनरली बैंक प्रॉफिट ओरिएंटेड वर्क करेगा, तो लार्ज इंडस्ट्री को अपना लोन प्रोवाइड करेगा, न कि स्मॉल एंड मार्जिनल या फिर माइक्रो इंडस्ट्रीज को। लेकिन हमने कहा इंक्लूसिव ग्रोथ लेकर आना हमारा मोटिव है। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के या फिर इकोनॉमी के किसी एक सेक्शन को प्रॉफिट मिल जाए, बाकी का सेक्शन डिप्राइव रह जाए। ऐसे केस के अंदर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाएगा, सोसाइटी का एक सेक्शन मार्जिनलाइज हो जाएगा। और उस केस के अंदर जब इस तरीके की इनइक्वलिटी राइज करने वाली चीजें होगी, तो वो किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए फ्यूचर में फ्रूटफुल नहीं रहेगा। और हम देखेंगे जब इस तरीके का मार्जिनलाइजेशन इंक्रीज होगा तो सोसाइटी में कियोस क्रिएट होगा। नक्सलिज्म इसका बहुत बेटर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। इसी कारण से गवर्नमेंट ने नक्सलिज्म को टैकल करने के लिए प्रॉपर डेवलपमेंट मैकेनिज्म का यूज किया है। फोर्स केवल उन्हीं लोगों के लिए यूज किया है जो कि इस प्रॉपर जो मेन स्ट्रीम सिस्टम में नहीं आना चाहते हैं,
पूरी तरीके से रिबेल हो चुके हैं, इवन दो हम उनको टेररिस्ट कह सकते हैं एक तरीके से, जो कि सोसाइटी को या फिर किसी कंट्री को चलने नहीं देना चाहते, अपना पैरेलल सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे में हम कहेंगे अगर कंट्री को इंक्लूसिव ग्रोथ लेकर आना है तो वह इंक्लूसिव ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो सारे के सारे डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट के थ्रू हम लेकर आ सकते हैं, और वह डिसेंट्रलाइज सेक्शन जो है वो मार्जिनल सेक्टर ऑफ सोसाइटी, एससी, एसटी, विमेन, माइनॉरिटीज और इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, रूरल डेवलपमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की हम बात करेंगे, टाइम के साथ में हमने कहा डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ और इंक्लूसिवनेस अपने आप में, हमने पिछले 2 क्लासेस में 3 वीडियोस में हम देख चुके हैं कि इंक्लूसिवनेस अपने आप में एड रखता है एनवायरमेंटल प्रोग्रेस को, एनवायरमेंट को डिग्रेड नहीं होने देना है। इसी कारण से हम देखेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आपको देखने को मिलेगा रिन्यूएबल एनर्जी को भी प्रायोरिटी दी गई है। तो ये तो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के पीछे का पर्पज क्या है। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग किसको दी जाएगी। देखिए आप आराम से कर ले जाओगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को, वीकर सेक्शन को, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर और इसी ईयर के क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, आप आराम से देख लो, इसीलिए वीडियो का साइज इतना ही रखा गया है। थैंक यू।